हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डीवीज़ लेबोरेटरीज़ के बारे में। तो आज डीवीज़ ने अपने रिज़ल्ट आउट किए हैं। आप देख ही सकते हैं रिज़ल्ट मार्केट को कैसे लगे हैं। मार्केट ने बहुत ही नेगेटिव तरीके से रिएक्ट किया है और आज के इसमें आप गिरावट देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 8.74% की गिरावट है, जो कि काफ़ी भारी गिरावट है। तो ये हम आ गए हैं डीवीज़ के नंबर पे। तो नंबर आप देख सकते हैं Q2 के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर में 18.6% की गिरावट है, और रेवेन्यू में, जो कि रेवेन्यू भी डाउन हुआ है 6.7% के हिसाब से। तो उस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ख़राब नंबर आए हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं इतना बड़ा क्रैश आज डीवीज़ में हमें देखने को मिला है। अब हम देख लेते हैं डीवीज़ करती क्या है। तो डीवीज़ लेबोरेटरी इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API, इंटरमीडिएट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स विद प्रीडोमिनेंस इन एक्सपोर्ट्स। तो काफ़ी हैवी वर्ड्स हैं, बट सिंपल भाषा में हम देखें तो ये क्या करती हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को दवाइयाँ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं ये वो बनाती है। और इसमें बहुत बड़ी प्लेयर है, ग्लोबल प्लेयर है। लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ये प्रोवाइड करती है अपने APIs। इंडिया में ये नंबर 1 है APIs के सेक्टर में, और ग्लोबली भी काफ़ी अच्छी रेनाउंड कंपनी मानी जाती है API के बिज़नेस में। आप देख सकते हैं इसका 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ROC ROE भी बहुत अच्छा है 28 एंड 35% के हिसाब से। प्रोज में आप देख सकते हैं कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रॉफिट की कंपाउंडिंग 22% के हिसाब से ग्रो हो रहा है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडियन बल्क ड्रग्स के बिजनेस में नंबर 1 पे है ये भी, और अभी तक अपने हाई से 32 अराउंड 33% डाउन चल रही है। 33% के डिस्काउंट में अभी आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए नंबर भी अपडेट हो गए हैं। तो नंबर आप देख सकते हैं, नंबर 1855 करोड़ की रेवेन्यू था, और हमने देख लिया था अराउंड 6% के करीब डिप था रेवेन्यू में, जो कि सितंबर में आप देखेंगे 1988 था और अब 1855 है। 6% डिप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी डिप है। और OPM, जो कि बहुत, जिस पे मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट किया है, क्योंकि कंपनी जनरली आप देखेंगे तो 40% एंड अबव का OPM मेंटेन करके चल रही थी, और इस बार OPM में काफ़ी भारी डिप है। सो 40 का एवरेज के हिसाब से 33 का OPM अभी हो गया। तो OPM में काफ़ी भारी डिप इस बार देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट हुआ है। तो ये हम इनका ईयरली भी देख लेते हैं। ईयरली आप देखेंगे कि इसका लास्ट 2 ईयर्स का अराउंड 40% के हिसाब से OPM रहा है, और अभी 12 ट्रेलिंग मंथ्स का OPM 40% के हिसाब से चल रहा है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी थी लास्ट, उसमें उन्होंने बोला था कि ये अपना OPM 40 के अराउंड ही करके रखेंगे, 40 के अराउंड ही रहना चाहिए। तो अभी देखना होगा आगे के और क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करती है कंपनी। और ये अब थोड़ा सा इस कंपनी की हिस्ट्री भी देख लेते हैं, थोड़ा सा पुराना पीछे चलते हैं। तो आप देखेंगे पहले भी ऐसा हुआ है कि डिप रहा है प्रॉफिट में। आप देखेंगे मार्च 2014-15 में 40% के हिसाब से 38 था, फिर 36 33 एक डिप आया था, फिर उसके बाद 2020 में फिर से डिप था, लेकिन कंपनी ने फिर से रिकवर किया। अब फिर से हो सकता है कि मार्जिन में डिप रहे, बट अच्छी कंपनी और मार्केट लीडर के साथ आपका रहने का यही फ़ायदा होता है कि जब ये इंडस्ट्री में चेंज आएगा, या जब ये इनकी कॉस्ट जो है वो जो भी ज़्यादा है वो कम होगी, तो यही कंपनी सबसे पहले रिकवर करेंगी, क्योंकि ये मार्केट लीडर है। और क्योंकि ये सिचुएशन से पहले भी डील कर चुकी हैं, और इन्होंने अपना मार्केट शेयर मेंटेन किया है, मार्केट लीडरशिप पोजीशन मेंटेन की हुई है, मैनेजमेंट को आइडिया है इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। तो ये आपको इसमें एक कॉन्फिडेंस देता है होल्ड करने का। तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है, प्रॉफिट की कंपाउंडिंग भी डबल डिजिट में है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी डबल डिजिट में है। CAGR लास्ट 1 ईयर में डाउन है ऑब्वियसली, लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से काफ़ी कंसिस्टेंट CAGR है 26-27। और क्योंकि अभी 34% डाउन है, 10 ईयर में भी आपको थोड़ा सा डिप दिख रहा है, बट कंसिस्टेंटली इसने अच्छा ही प्रॉफिट प्रोवाइड किया है। अब हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोमोटर्स हैं जो कंपनी के, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, उनका स्टेक जो है वो कंसिस्टेंटली सेम ही है। FIIs में थोड़ा सा डिप हमें दिख रहा है, बट DIIs ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है, सो ये वहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है। पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो फाइनली अब मेरे पास भी ये शेयर है, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे पास भी एक कंपनी है। तो डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कंपनी के अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं लास्ट 2 क्वार्टर से बिल्कुल भी बढ़िया नहीं आ रहे हैं, और इसी वजह से आपको शेयर प्राइस में इतना डिप भी देखने को मिल रहा है। बट क्या मैं ये बेच दूंगा इस चक्कर में, क्योंकि अभी लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट कम अच्छे नहीं आए? तो मेरा आंसर रहेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको ख़रीदा है, तो मैं लॉन्ग टर्म इसको रखूँगा। और ईयरली एवरेज इसका देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस,
क्योंकि ये कंपनी मार्केट की लीडर है और ऐसी सिचुएशन से पहले भी डील कर चुकी है, तो थोड़ा इसको टाइम और देंगे। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 3 से 5 साल मिनिमम, तो थोड़ा इसको टाइम और देंगे। कंपनी में कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, पूरा अभी इंडस्ट्री का ही प्रॉब्लम है और कोविड का एक बेस रहा था जो कि काफ़ी हाई बेस था, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा डिप दिख रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में। प्लस मैं कुछ और भी रिपोर्ट्स सुन रहा था और कुछ कमेंट्री भी सुन रहा था जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स से मीटिंग्स करते रहते हैं। और जो एपीआई इंडस्ट्री है, एपीआई इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका 70% अभी चाइना होल्ड करती है बेसिकली। तो चाइना से अभी ये जो एपीआई बिज़नेस है धीरे धीरे मूव होने वाला है। ये आ रहा है रिपोर्ट में और सुनने में, जैसे कि आप देख रहे होंगे बाकी और चीज़ों में भी चाइना का +1 करके इंडिया एक ऑल्टरनेटिव बनता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे आप देखेंगे अभी आईफोन की फैक्ट्रीज अब इंडिया में बन लगने लगी, इंडिया में आईफोन बनने लगा है। तो काफ़ी जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं धीरे धीरे चाइना से और चाइना पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। तो एपीआई बिज़नेस भी जो अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका 70% चाइना होल्ड करती है, वहाँ से बिज़नेस इंडिया में आने वाला है एपीआई का। तो एपीआई का बिज़नेस अगर इंडिया में आएगा, और इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका कौन उठा पाएगा, वो उठा पाएगा डिविस लैब। तो मैं इसको अभी टाइम देना चाहूँगा, भले ही रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आए, बट मुझे कंपनी पे भरोसा है, कन्विक्शन है। कंपनी ने अच्छा किया है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, टेम्प्रेरी इश्यूज़ रहते हैं ये सब। तो मैं अभी इसको होल्ड करना चाहूँगा। आप भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एपीआई इंडस्ट्री के बारे में, कुछ इन्वेस्टर्स जिनकी बात आपको समझ में आती है, लॉजिकल लगती है, उनकी बातें और सुन सकते हैं और अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। बट मैंने जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस कंपनी का इन्वेस्टर हूँ, मैंने इस कंपनी के शेयर लिए हुए हैं और जब भी मुझे एक अच्छा डिप मिलता है मैं और इसमें ऐड करता रहूँगा थोड़ा थोड़ा। आज भी मैंने कुछ थोड़ा इसमें ऐड किया है क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट पे अभी ये मिल रहा है। एक बार ये चलिए चार्ट भी देख लेते हैं। अब ये आ गए हम इसके चार्ट पे, तो आप ये देख सकते हैं कि टॉप से ऑब्वियसली बहुत डाउन है और काफ़ी मेजर इसमें आपको डिप्स दिखे हैं। आप देख सकते हैं एक मेजर डिप यहाँ था, एक मेजर डिप यहाँ था और इसने 342 3400 के अराउंड ही सपोर्ट लिया था और एक मेजर डिप अब आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो शेयर बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है, यहाँ से बिल्कुल मार्केट की हिसाब से या तो और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है या यहाँ से रिकवर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस शेयर ने। तो इसलिए एक बारी में आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में पैसा लगाना, तो एक बारी में आपको नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इससे भी ज़्यादा नीचे और जाएगा या यहाँ से रिकवर करेगा। तो थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। ये अभी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इस शेयर का, इससे भी अगर नीचे गिरा और ज़्यादा नीचे गया तो हम बिल्कुल इसमें और मौके ढूंढेंगे ऐड ऑन करने के। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो ये अभी काफ़ी अपने अच्छे सपोर्ट पे हमें दिख रहा है। अब देखते हैं आगे चल के क्या रहता है इस शेयर में। बट कंपनी नो डाउट अच्छी है, मार्केट लीडर है, सब कुछ बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी आपको होल्ड करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और लॉन्ग टर्म में ही होता है, इसीलिए बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये शॉर्ट प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है, 3 और 5 साल के अंदर अंदर ये सब रिकवर कर देती है कंपनी, अगर बढ़िया होती है तो। और आपको सब वो आपका जो अभी डाउन भी रहता है 30-40%, वो सब आपका एक बारी में ही रिकवर हो जाता है, बल्कि उससे भी बढ़िया रिकवर करके आपको अच्छी कंपनियाँ दे देती हैं। और ऐसे ही टाइम में हमें इन्वेस्ट करना होता है, जब क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा रहता है। अब इससे ज़्यादा ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा गिर चुका है, अपने लास्ट सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे आपकी रिस्क कम हो जाती है। ये स्टॉक नीचे है, जितना स्टॉक हाई लेवल पे चलता है उतना आपकी रिस्क बढ़ती है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, और जितना नीचे जाता है अच्छी कंपनी नीचे लेवल पे मिलती है, उतनी आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेटर हो जाती है। तो रिस्क कम होती है और रिवॉर्ड की परसेंटेज ज़्यादा रहती है। तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ। बाकी आप, ये मेरे व्यूज़ हैं, आप अपनी रिसर्च करिए इसके बारे में और पढ़िए, जानिए, और आप उसके हिसाब से फिर एक्शन ले सकते हैं। तो इस शेयर के बारे में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।